साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं, प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को, जिसमें आज हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। पहले भी हमने इसके प्रश्न हल किए हैं और यहाँ प्रश्न क्या है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए, ये कहा गया है। पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो समीकरण है इनको हल करने के लिए 4 विधियां होती हैं, लेकिन हमको 2 विधियों का प्रयोग करना है। एक तो है प्रतिस्थापन और दूसरा है विलोपन। हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को देख चुके हैं। अभी हम इस प्रश्न को हल करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसको नामकरण हमने कर दिया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आप चाहें तो इनको समीकरण ए, समीकरण बी या जो भी आपको सूटेबल लगे वो नाम दे सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर विलोपन के लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुख्य रूप से इसका कॉन्सेप्ट होता है गुणांकों को बराबर करके उनको विलोपित करना, उस जगह से हटा देना, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने लिख दिया विलोपन विधि। आप जो भी विधि से बनाएं तो एक काम कीजिए कि सबसे पहले हेडिंग में उस विधि का नाम लिख दीजिए, तो ज़्यादा सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, चेक करने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चे ने सिस्टमैटिक तरीके से इसको हल किया है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया विलोपन विधि। चूंकि हम विलोपन विधि से बनाने वाले हैं, समीकरण हमारे पास है x - 2y = 5 और 2x - 4y = 6, या फिर x ऋण 2y = 5 और 2x ऋण 4y = 6। अब जैसे कि हम सोच लेते हैं कि मान लीजिए हमको x को विलोपित करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है हमने लिख लिया x - 2y = 5 और दूसरा हमने लिख लिया 2x - 4y = 6। अब हमको यहाँ क्या करना होता है मुख्य रूप से, कि जैसे कि x को हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, इसको हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ इसके सामने में कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका गुणांक है 1, और यहाँ पर सामने में 2 लिखा है तो इसका गुणांक है 2। तो अब क्या करना है हमको, ये इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया और इस 2 का यहाँ गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ के 1 का गुणा करना है यहाँ पर। तो ये हमने, मतलब आपको समझ लेना है, आप ऐसा भी करके यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण यहाँ जो हम लेंगे समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा करके घटाना है। हमको क्या करना है, घटाना है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर। अच्छा, ये 2 और 1 कहाँ से आया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, मैं यहाँ समझने के लिए किया था। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ x है, पहला समीकरण है ये देख लीजिए, पहला समीकरण है। यहाँ x के सामने कोई संख्या नहीं, मतलब 1, और यहाँ x के सामने में कितना है, 2, तो इसका गुणांक हो गया 2, इसका गुणांक हो गया 1। तो इस 2 का गुणा करना है पहले समीकरण में, इसलिए हमने क्या कहा है, समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में इसके 1 का गुणा करके आपस में घटा देंगे। अच्छा, ये हो गया x के लिए। मान लीजिए आपको y वाले को हटाना है। ठीक है, एक ही प्रश्न में दोनों नहीं करना है, या तो x वाले को ही देखिए या तो y वाले को ही देखिए। तो x वाले का तो मैंने बता दिया। सपोज कि यदि हमको y वाला करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो y में यहाँ पर क्या है संख्या, ऋण 2, और यहाँ y में कितना है, ऋण 4। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि y को हटाना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में ऋण 4 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में ऋण 2 का गुणा करके घटाने पर। लिखना यही है, संख्या बस बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम x को हटा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा, देखिए यहाँ ऋण है तो ऋण रहेगा ही, 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 दूने 4 y, और यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 पंचे 10। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो संख्या उतना ही रहता है,
कुछ बदलता नहीं, क्योंकि 2 एकम 2x, 4 एकम 4y और 6 एकम 6। अब इसको क्या करने के लिए कहा गया है? घटाने के लिए कहा गया है। तो ये जो धन है वो ऋण हो जाएगा, जो ऋण है वो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये भी धन है वो क्या बन जाएगा? ऋण। आप घटाने का मेथड जानते हैं, बहुपद के शुरू चैप्टर में हमने इस पर चर्चा किया है कि जब घटाया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये जो प्लस होता है माइनस, माइनस होता है वो प्लस, और जो प्लस होता है वो माइनस हमने कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला क्या हो गया अब? माइनस। तो 2x में से 2x क्या हो जाएगा? घट जाएगा, पूरा कट गया। अब उसके बाद हमारे पास जो संख्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है? 2x यहाँ पर हमने ले लिया ऋण 4y और धन 4y। एक मिनट, मैं यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे, ये कट गया और यहाँ पर ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0, x का मान आ गया 0, y का मान आ गया 0, और 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी होगा, लेकिन x की संख्या हो गई 0, y की भी संख्या हो गई 0, तो इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। विलोपन विधि को एक बैकड्रॉप ये है कि ये जो संख्याएं हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो हम प्रश्न लेंगे उनमें x और y के गुणांक जो होंगे उनका गुणनफल कभी भी आपस में एक दूसरे के बराबर यदि आता है तो फिर हम वहाँ पर विलोपन का कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये विलोपन विधि से अब हल आगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने बता दिया कारण कि यहाँ x और देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसी का छोटा रूप है। यदि समझ में आ रहा है किसी को तो समझने की कोशिश कीजिए। यदि इस समीकरण से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? 2y। तो ये इसी का छोटा रूप हो गया ना। तो क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को विलोपन विधि की सहायता से हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस विधि को हल करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? हमको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। दोनों विधि को क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हर एक विधि जो है, हर एक समीकरण जो है दोनों विधियों से नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए बताया था, इसीलिए बताने का, समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हम स्टार्ट तो कर देते हैं बनाने के लिए, यदि हम प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ऐसे बीच में फंसेंगे और हमारा जो है समय वो समाप्त होगा, समय का जो हमारा समस्या है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ये आपको देखना पड़ेगा विलोपन विधि से कौन से प्रश्न हल होंगे, कौन से नहीं होंगे, और प्रतिस्थापन विधि से कौन से प्रश्न हल होंगे और कौन से प्रश्न हल नहीं होंगे। इनको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। अभी इस प्रश्न को हम फिर से क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से अब हल करेंगे हम इसको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा मतलब दोनों में से जो छोटा समीकरण हमको लगेगा उससे तीसरा समीकरण बनाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम ले लेते हैं तीसरा समीकरण। तो यहाँ पर 1 से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2y इक्वल टू 5, x बराबर ऋण 2y बराबर 5। तो यहाँ x बराबर हम लेंगे यदि तो 2y पक्षांतर हो जाएगा, ये 2y, और ये जो 5 था ये धनात्मक संख्या है, 5 हो जाएगा। ये 2y ऋणात्मक था, पक्षांतर होने से वो धनात्मक हो गया। ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा? ये आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है में, ये समीकरण 1 से बना है तो 1 को छोड़ दो, अब 2 में चले जाओ। समीकरण 2 में x का मान, जो x का मान हमने निकाला है उसको हमको रखना है। x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, क्या आता है यहाँ पर। तो x का मान हम रखेंगे यहाँ पर, ये हो गया, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x ऋण 4y बराबर 6। अब यहाँ पर 2x की जगह पर मान रखिए, x का क्या आया है, 2y प्लस 5, माइनस यहाँ पर क्या आ गया 4, और y की जगह पर y ही रहेगा क्योंकि x का मान हमने निकाला है, और बराबर आ गया 6। देखिए x की मान की जगह पर जो हमने मान रखा उसमें केवल y है। तो यहाँ पर देखिए इस पद में x था लेकिन यहाँ से सीधा x अब हट गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है कि x को हटाकर हमने क्या कर दिया, y रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो कोष्टक टूटेगा, तो 2 दूने 4y धन 2 का 5 से गुणा होगा, 2 5 6 10 ऋण 4y बराबर 6। अब पहले हमने हल किया था, मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी को।
अभी हम जानते हैं कि जो संख्याएं हमारे एक साइड में होंगी उनको हम यहाँ पर रखेंगे y वालों को, और जो संख्याएं अलग हैं जो अक्षर वाले नहीं उनको अलग कर देंगे। तो यहाँ 4 में से 4 गया 0 और 6 में से, तो ये चीज़ें कहाँ पर प्रतिस्थापन में भी वही आया और विलोपन में भी वही चीज़ आया। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे इनके अनेक हल होते हैं। ऐसे प्रश्न जो आते हैं इनको हम ये जो है प्रतिस्थापन विधि से हम हल नहीं कर पाएंगे। इनको हमको फिर इसका हमको क्या बता देना है, इसका जो कहा गया है किसी भी विधि से हल करने के लिए, तो ये प्रश्न जो कि हमारा तीसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, इसमें जो हम उत्तर देख रहे हैं चाहे विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो, हमने दोनों ही तरीके से देखा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे कि हम पहले प्रश्न को हल करके देखे थे वैसे यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, एक साइड में 0 आ रहा है, एक साइड में -4 आ रहा है, y का मान कहीं से हमको प्राप्त नहीं हो रहा है और x का मान भी कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम क्या कहेंगे, इनका कोई भी हल नहीं हो सकता, या फिर हम इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे, इनके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, अतः इनका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, इनका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमने क्या किया, दोनों प्रकार के प्रश्न को विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी आपको करके दिखा दिया कि भाई ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर ही नहीं निकलता है, तो इनका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा हम लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है, ये दो स्थितियों के कारण होता है। या तो हो सकता है ये जो दोनों समीकरण के इसके बहुत सारे हल होंगे, या फिर हो सकता है इन दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल नहीं है, इनसे बनने वाली रेखाएं संपाती या समांतर हैं, ऐसा करके हम यहाँ पर इनका हल प्राप्त नहीं किया जा सकता लिखेंगे। तो उम्मीद है साथियों दोनों विधियों को हमने चर्चा किया, थोड़ा थोड़ा आपका रिवाइज हो गया होगा, और दोनों विधियों से किस प्रकार से उत्तर प्राप्त होता है और नहीं होता है ये भी हमने समझने का प्रयास किया। फिर भी यदि कुछ बच गया होगा, कुछ समझ में ना आया होगा या कोई सुझाव होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।